हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। आज के सेशन में एक और नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं हम, जो है मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम की अगर बात की जाए, सभी एग्जाम्स में मॉडल वर्ब्स पूछे जाते हैं। बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मॉडल वर्ब्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखने की है बहुत ही आसान टॉपिक, मतलब इससे ज़्यादा आसान मुझे नहीं लगता। इंग्लिश ग्रामर में कुछ और है, लेकिन मॉडल वर्ब्स पढ़ने के लिए पहली बात आपको ट्रांसलेशन समझ में आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ओवरऑल ये ज़रूरी नहीं कि एक एक वर्ड आप ट्रांसलेट कर पाए, लेकिन आपको सेंटेंस का एसेंस समझ में आना चाहिए सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, आपको माइंड में एक बात क्लियर रखनी है कि जो मॉडल वर्ब्स हैं, ये मॉडल वर्ब्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि 100% यस या फिर 100% नो, बीच की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स में या तो एन आएगा या फिर द आएगा, मतलब या तो आप इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे या डेफिनिट आर्टिकल। कभी ऐसा नहीं होता कि भैया यहाँ पे तो डेफिनिट भी आ सकता है, यहाँ पर इंडेफिनिट भी आ सकता है ना। तो ये यस और नो वाला सिस्टम हो जाता है जब हम बाकी के टॉपिक्स की बात करते हैं। लेकिन जब हम मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं तो मॉडल वर्ब्स में ऐसी कंडीशन नहीं है। मॉडल वर्ब्स में बीच का भी बहुत कुछ होता है। स्लाइटली यस, 100% ट्रू, 90% ट्रू, ऐसी वाली चीज़ें भी होती है। मतलब वाइट और ब्लैक ही नहीं है, बीच में ग्रे के और वाइट के बहुत सारे शेड्स भी होते हैं। तो क्या डिफरेंस है, कैसे शेड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज के इस टॉपिक सेशन में समझ में आने वाली है। मॉडल वर्ब, सबसे पहले देखिए मॉडल वर्ब की मतलब क्या होता है। तो इसका जो नाम है ना, इसमें इसका मतलब छुपा हुआ है। ये आपको मॉडल लिखा हुआ दिख रहा है। ये जो मॉडल है, इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा है मोड। इस मोड को आप मूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, ये क्या करते हैं, ये मूड बताते हैं किसी का। किसका मूड बताते हैं? बोलने वाले का मूड बताते हैं। ये डिनोट करते हैं कि बोलने वाले के अकॉर्डिंग क्रिया के होने की संभावना कितनी है। फिर से ध्यान से सुनो, मॉडल वर्ब का काम क्या है? मॉडल वर्ब्स का काम है ये बताना कि जो स्पीकर है उसके अकॉर्डिंग किसी क्रिया के होने की संभावना कितनी है। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप एग्जाम पास कर लोगे। तो इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में बोलूँगी, यू विल पास द एग्जाम। मैंने क्या लगाया? यू विल पास द एग्जाम। यहाँ पर विल मॉडल वर्ब है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मक्कार तो बहुत हो, फिर भी मेहनत कर ली, दिमाग है, कर लोगे पास। तो इसलिए 50-50% संभावना है कि मक्कारी छोड़ी तो ही एग्जाम पास कर पाओगे। तो यहाँ पे जब 50-50% संभावना हो जाती है ना, तब हम बोलेंगे यू मे पास द एग्जाम। यू विल की जगह मैंने प्रयोग कर लिया किसका? मे का। तो यू विल पास द एग्जाम या फिर यू मे पास द एग्जाम, ठीक है। अब यहीं पर हम देखें कि 20% पॉसिबिलिटी, मुझे लग रहा है भयंकर ही मक्कार हूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं तुम लोगों से कि तुम कभी सीरियस होगे और एग्जाम पास करोगे, तो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगी यू माइट पास द एग्जाम, ठीक है। या अब देखिए, बहुत टैलेंटेड हैं आप, लेकिन कभी किसी वजह से आप डिमोटिवेट हो रहे हैं और मैं आपको मोटिवेट करके बोल रही हूँ कि आप एग्जाम पास कर सकते हैं, मैं आपकी एबिलिटी बता रही हूँ, वहाँ मैं बोलूँगी यू कैन पास द एग्जाम। अब आप देखो, यू पास द एग्जाम, जितने भी सेंटेंसेस बोले सब में मैंने एज इट इज बोला। चेंज क्या होता गया? मे, कैन, माइट और विल, ये चेंज किया मैंने। तो जैसे जैसे मैं ये चेंज कर रही थी, वैसे वैसे आप मेरा मूड समझ रहे थे कि मैं किस मूड से बता रही हूँ, या फिर एग्जाम को पास करने की संभावना मेरे अकॉर्डिंग क्या है। तो ये जो मॉडल वर्ब है, इन मॉडल वर्ब्स का काम यही होता है कि ये संभावना बताते और इस तरीके से स्पीकर के मूड को डिनोट करते हैं। ये बेसिक हुआ मॉडल वर्ब के बारे में। अब दूसरी बात देखें, ये पहली लाइन में लिखा हुआ था। दूसरी बात अब देखिए कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनमें कुछ सिंगुलर प्लूरल होता है क्या? जैसे अभी तक आप जितना भी पढ़ा, आपने टेंस पढ़ा, वॉइस पढ़ा, नरेशन पढ़ा, सब में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर ऑब्जेक्ट ध्यान रखना था। जैसे सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, सिंगुलर है तो आप इज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ आप आर यूज़ करते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी ज़रूरी होती है। ये इज़, आर, हैज़, हैव क्या थे? ये हेल्पिंग वर्ब्स थे। क्या मॉडल वर्ब्स में भी कुछ ऐसा होता है कि कोई सिंगुलर मॉडल वर्ब्स हैं और कुछ प्लूरल मॉडल वर्ब्स हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। विल, शैल, कैन, मे, माइट, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, ये सभी मॉडल वर्ब्स सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ प्रयोग हो सकते हैं। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई भी लोचा नहीं होता। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो ये थर्ड था, ये मोड भी मैं बता चुकी हूँ। आगे आप देखें तो आपको एक पॉइंट याद रखना है। अब ये जो भी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स के ठीक बाद में हमेशा जो मेन वर्ब आती है, उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा था, यू मे पास द एग्जाम, यू कैन पास द एग्जाम, यू शुड पास द एग्जाम, यू माइट पास द एग्जाम। तो मैं कोई भी मॉडल वर्ब लगा रही हूँ, उसके साथ में मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? पास, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो हमेशा जो मॉडल वर्ब्स है ना, उनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें। दुनिया की कोई भी मॉडल वर्ब लिखी हो, उसके साथ में यू ऑलवेज हैव टू यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं आप लोग? हमेशा इनके साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हुई बात। अब
कभी कभी ऐसा होता है कि मॉडल वर्ब के बाद में भी थर्ड फॉर्म आ जाती है, और वो कब होता है, जब आपको मॉडल वर्ब के ठीक बाद में बी लिखा हुआ दिखे, बी, तो आप प्रयोग करते हैं फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म आ जाती है। या फिर मान लीजिए यहाँ पे बी की जगह हैव आ गया, तब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। ये कैसे होता है, ये आगे भी पढ़ते जाओगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। थोड़ा सा अगर रिकॉल करो, हमने जब वॉइस पढ़ा था तो पैसिव वॉइस में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता था, एक्टिव में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। तो एक्टिव में ऐसा है, पैसिव में आप बी लगाएंगे, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर मॉडल के बाद में बी आ गया, मॉडल वर्ब के बाद में, तो विल बी के बाद में आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। आप आईएनजी भी लगा सकते हैं बी के बाद में। तो हालांकि जब हम हैव लगा देते हैं तो हैव के ठीक बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म आना जरूरी ही है। तो जब आप मॉडल के बाद में भी हैव लगाओगे तब भी आप वर्ब की कौन सी फॉर्म करोगे, थर्ड फॉर्म करोगे। कब करते हैं वो सारी कंडीशंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, ये तो बात हुई मॉडल वर्ब्स की। अब इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी मॉडल वर्ब्स होती हैं जो पूरी तरीके से मॉडल नहीं होती, जो कभी काम पढ़ने पर मेन वर्ब की तरह प्रयोग कर लेती है, कभी काम पढ़ने पर जो मॉडल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग कर लेती हैं। तो ऐसी जो मॉडल वर्ब्स हैं, उन मॉडल वर्ब्स को बोला जाता है मार्जिनल मॉडल्स या फिर सेमी मॉडल्स। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जैसे नीड, डेयर, यूज्ड, ये जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है और मॉडल वर्ब की तरह भी किया जाता है। तो इन्हें मार्जिनल या फिर सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है। और आपने देखा होगा इन सभी के साथ में आप इसीलिए TO2 का यूज़ करते हैं। नीड टू, यू नीड टू वर्क हार्ड, नीड टू बोला। शी डेयर्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ हर फादर, तो इस डेयर्स टू, डेयर्स के साथ में मैंने टू का यूज़ किया। वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, यूज्ड के साथ भी मैंने टू लगाया। तो क्यों लगाया, क्योंकि ये सेमी मॉडल वर्ब्स हैं, ये पूरी तरीके से मॉडल नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मेन वर्ब की तरह बिहेव करती हैं। तो इनके बाद में जब आप एक और मेन वर्ब लिखते हो तो आपको बीच में टू लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये था बेसिक आपका मॉडल वर्ब्स का। इन बेसिक को आपको याद रखना है और अब हम एक एक करके मॉडल वर्ब्स को देखते जाएंगे। सारे मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं वो मॉडल वर्ब है हमारा मे। अब साथ साथ में कॉपी पेन लेकर रखिए और आप नोट डाउन करते जाइए कि किस मॉडल वर्ब का काम कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो आप नोट डाउन करते जाएंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। जैसे वो लिखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक जैसे काम के लिए बहुत सारी मॉडल वर्ब्स का प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं बोल दूँ आपको रिक्वेस्ट करना, तो रिक्वेस्ट करने के लिए आप किस किस का यूज़ कर सकते हो, आप मे का यूज़ कर सकते हो, जैसे मे आई कम इन, ठीक है। कैन का यूज़ कर सकते हो, कैन आई कम इन, ठीक है। उसके अलावा देखिए, विल यू प्लीज़ गिव मी योर बुक, विल का प्रयोग कर लिया। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक, वुड यू माइंड मी सिटिंग हेयर, वुड के साथ वुड का मैंने यूज़ किया। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करी थी कि आप माइंड करेंगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, कुड आई आस्क यू समथिंग, कुड का प्रयोग कर लिया मैंने। तो मे, कैन, कुड का यूज़ किया, विल का यूज़ किया, वुड का यूज़ किया, ये सभी प्रयोग हो जाते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। अब कब किसको प्रेफरेंस देना है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो पता होनी चाहिए रिक्वेस्ट करने के लिए कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स का प्रयोग होगा, फिर पता होना चाहिए डिफरेंस क्या क्या है, कब कौन सी मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे रिक्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी तभी क्लियर होंगी जब आप कॉपी पेन लिख कर बैठे और साथ साथ में अभी नोट डाउन करते जाएं और जैसे ही सेशन एंड होता है वैसे ही आप एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें। फिर आपका काम बचेगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी मॉडल वर्ब्स की, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करने वाले मे का। मे की बात की जाए तो मे का प्रयोग अनुमति, परमिशन मांगने अथवा अनुमति देने के लिए किया जाता है। तो अनुमति लेने, परमिशन लेने या फिर परमिशन देने, दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है मे का। देखो, मे आई बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, मतलब क्या हुआ, क्या मैं लाइब्रेरी से एक बुक उधार ले सकती हूँ। यस यू मे, हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर परमिशन ली, यहाँ पर परमिशन दी, यहाँ पर मे का प्रयोग किया। मे आई कम इन, यस यू मे, आपसे जब भी कोई पूछे मे आई कम इन तो आपको कैसे आंसर देना है, यस यू मे। मे आई गो नाउ, ये पूछा है किसी ने, यस यू मे। मे आई कम इन सर, नो यू मे नॉट, अगर आपको बोलना है मत आओ तो आप बोल दोगे यू, नो यू मे नॉट। यू मे गो टू द एयरपोर्ट, दे मे लिव विद अस। तो आपको ओवरऑल ये ध्यान रखना है, ये तो रिक्वेस्ट वाले नहीं थे, लास्ट वाले, यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये सब परमिशन देने और परमिशन लेने वाले थे। तो ध्यान देना है, परमिशन देने लेने के लिए आप यूज़ करते हैं किसका, मे का। एक और बात यहाँ पर मे के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी मे से परमिशन
ली जाती है। मे आई कम इन, मे आई गो नाउ, मे आई कम इन सर, मे आई सिट हियर, मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन। मे के बाद में आप आई का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर आप वी का प्रयोग कर सकते हैं। मे वी कम इन, मे वी प्ले विथ यू। मे के साथ में आप किसका यूज कर रहे हैं? वी का। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी रिक्वेस्ट करना है, क्या बोल रही हूँ ध्यान रखना, रिक्वेस्ट करने के लिए जब भी आप मे का प्रयोग करोगे तो मे के ठीक बाद में कौन सा पर्सन आना चाहिए आपका? यू ऑलवेज हैव टू यूज फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो मे के बाद में रिक्वेस्ट करने के लिए फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करना है, आई का यूज करोगे या फिर वी का यूज करोगे, ठीक। तो ये था पहला पॉइंट मे का। आई होप क्लियर हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखना है, बस जो है वो आसान आसान सी चीज़ों को याद करके उनको रिमेंबर रखना है, मतलब रिवाइज करना है, बाकी और बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अब सेकेंड बात देखिए, तो सेकेंड काम है मे का, कि मे का प्रयोग किसी घटना के घटित होने की अनिश्चितता अथवा संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। कितनी संभावना को व्यक्त करता है मे? तो 50% पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है। तो ध्यान देना, मे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जब भी आपको अनिश्चितता लग रही है या फिर 50-50% पॉसिबिलिटी लग रही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे आज बहुत सारे बादल मुझे नजर आ रहे हैं, तो बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश का मौसम नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी? इट मे रेन टुडे। बात समझ में आई? कभी भी आपको 50-50% पॉसिबिलिटी बतानी है तब आप मे का यूज करो। जैसे शी मे अटेंड द मीटिंग, जब भी किसी ने बोला शी मे अटेंड द मीटिंग, तो सुनने वालों को ये बात समझ में आ जाएगी कि 100% श्योर नहीं है कि वो लड़की जिसके बारे में बात हो रही है वो मीटिंग को अटेंड करे, वो कर सकती है। द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। देखो, इट मे रेन टुडे। जूही मे कम टुडे, मे का यूज किया। आलोक मे पास दिस ईयर, रश्मि मे प्रेफर टू स्टे हियर टुनाइट, ठीक है। तो सबके साथ में आपने किसका यूज किया है? मे का। दो काम हुए मे का। सबसे पहला काम हुआ जब आपको निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है। दूसरा काम हुआ जब आपको पॉसिबिलिटी बताना है, कितने प्रतिशत संभावना? तो 50% संभावना। इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके रखो और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स, दो तीन एग्जाम्पल्स आप लोग लिखते रहो। अब थर्ड की बात करें, ये जो थर्ड है, इस थर्ड में आपको ध्यान रखना है, मे का प्रयोग दुआ व दुआ देने के लिए भी किया जाता है, या फिर विश, अपनी इच्छा जताने के लिए भी आप मे का प्रयोग कर लेते हैं। स्पेशली आप याद रखना, दुआ व दुआ, दुआ व दुआ जिन सेंटेंसेस में दी जाती है ना, उनको क्या बोला जाता है? उनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। इनको आज्ञा सूचक या फिर इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। तो ये जो वाक्य हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, उनमें आप मे का प्रयोग करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे ही सक्सीड इन लाइफ, मे गॉड हेल्प यू, ठीक है। आप देखें अगर ध्यान से, तो मे के बाद में यहाँ पर गॉड लिखा है, उसके बाद यू, फिर ही लिखा है, यहाँ पर भी गॉड लिखा है। डिफरेंस देखना, जब आप रिक्वेस्ट करने के लिए मे का प्रयोग कर रहे थे तो मे के बाद में फर्स्ट पर्सन आ रहा था। जब आप दुआ व दुआ देने के लिए मे का प्रयोग कर रहे हैं तो मे के बाद में सेकेंड पर्सन आ रहा है, गॉड लिखा हुआ है, या फिर थर्ड पर्सन आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। तो यही डिफरेंस है, दोनों में शुरुआत में मे लिखा हुआ है। तो आपको स्टार्टिंग में ब्लैंक लिखा हुआ दिखे, ब्लैंक के ठीक बाद में गॉड, यू, ही, शी ऐसे थर्ड पर्सन लिखे हुए हैं अगर, या फिर सेकंड पर्सन लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप मे का प्रयोग करो, समझ जाओ कि वो क्या विश या फिर डिजायर है। अगर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है और आई लिखा है, वी लिखा है, तब भी आप मे का प्रयोग करो, समझ जाओ कि वो किसकी बात हो रही है? रिक्वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। आगे देखिए, अब देखो, आपने देखा था कि मे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मे का प्रयोग किया जाता है संभावना बताने के लिए, ठीक है। अब कभी कभी उद्देश्य बताने के लिए, ऐसा होगा इसीलिए ऐसा होगा, ऐसा हुआ इसीलिए ऐसा। तो ऐसे जब आप संभावना बताते हैं ना, ऐसा करो ताकि ऐसा हो जाए, तो ताकि का सेंस जब भी आता है तब भी आप किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। तो ओवरऑल इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी भी सो दैट लिखा हुआ दिखे, क्या लिखा हुआ दिखे? सो दैट, तो आपको आने वाला जो आगे का सेंटेंस है उसमें मे का यूज कर लेना है। यही चीज यहाँ लिखी है, मे का प्रयोग उद्देश्य बताने वाले क्लॉज के साथ भी किया जाता है। जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो पर्पस बताने वाले क्लॉज को सो दैट या दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद आते हैं, मे का प्रयोग किया जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको सो दैट लिखा हुआ दिख जाए, दैट लिखा हुआ दिख जाए, केवल इन ऑर्डर दैट लिखा हुआ दिख जाए, तो इन सब कंडीशंस में जो बाद वाला सेंटेंस है उसमें आप किसका यूज करेंगे? उसमें आप मे का यूज करेंगे, ठीक है। देखो सेंटेंसेस,
वी प्ले सो दैट वी मे हैव गुड हेल्थ, यहाँ पर सो दैट लिखा हुआ है, वी के साथ में मैंने क्या लगाया, मे। हम खेलते हैं ताकि हमारी हेल्थ अच्छी हो। वी ईट सो दैट वी मे लीव, हम क्यों खाते हैं, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह पाएँ। शी लेबर्स हार्ड इन ऑर्डर दैट शी मे गेट गुड मार्क्स, वो बहुत मेहनत करती है, लेबर्स हार्ड इन ऑर्डर दैट, ताकि वो अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो जब भी ये सो दैट इन ऑर्डर दैट आपको लिखा हुआ दिखे ना, तब आगे आपको मे का प्रयोग करना है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे अर्न गुड लाइवलीहुड, यहाँ पर भी मे लगाया। दे प्रैक्टिस रेगुलरली सो दैट दे मे विन द मैच, तो ये मे का प्रयोग आप कहाँ कर रहे हो, आप ध्यान देते रहिए। सो दैट आपने जहाँ भी देखा, इन ऑर्डर दैट जहाँ भी देखा, वहाँ पर आप यूज़ कर ले रहे हैं मे का। लास्ट देखो, ओबे योर पेरेंट्स इन ऑर्डर दैट यू मे प्रॉस्पर इन लाइफ, तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो ताकि आपका जीवन समृद्धिपूर्ण हो। ठीक है, तो ये थे आपके सो दैट और इन ऑर्डर दैट वाले, ये था आपका चौथा पॉइंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि यहाँ पर ये जो मे है ना, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक लिखा होगा, ऑप्शंस में मे, कैन, शुड, वुड, ये 4 ऑप्शंस दे दिए। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही इन ऑर्डर दैट दिखे वैसे ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि इन ऑर्डर दैट और सो दैट के साथ में तो मे आता था, तो आप फिर मे का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 4th। क्या क्या देख लिया भाई अभी तक, रिवाइज कर लो एक बार। सबसे पहले आपने देखा रिक्वेस्ट करने के लिए आप मे का प्रयोग कर रहे हो, रिक्वेस्ट करने के लिए फर्स्ट पर्सन आ रहा है। दूसरा क्या देखा था मे में, दूसरा आपने यहाँ पर ये देखा था कि जब आप 50% पॉसिबिलिटी बता रहे तब आप मे का यूज़ कर रहे हैं। थर्ड आपने देख दिया दुआ बद्दुआ देने के लिए मे का प्रयोग कर रहे हो। चौथा आपने देखा सो दैट इन ऑर्डर दैट के साथ मे का प्रयोग कर रहे हो। ये जो 5th है, ये 5th कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि जब हमें रिक्वेस्ट करनी है तब भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई बोरो योर बुक, मे आई यूज़ योर बाइक प्लीज़, मे आई हैव द सॉल्ट, सब में आई लगा हुआ है। तो ये जो था ये हम लोग फर्स्ट पॉइंट में ही देख चुके हैं। तो 4 कंडीशंस मे की याद रखो। पहली बात रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन रिक्वेस्ट करने के लिए मे के बाद में कौन सा पर्सन आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी। सेकेंड बात याद रखो, 50% पॉसिबिलिटी के लिए आप मे का प्रयोग कर लोगे। थर्ड पॉइंट याद रखो, जब आपको इच्छा सूचक वाक्य हैं, दुआ व दुआ देनी है, इच्छा व्यक्त करनी है, तब भी आप मे का प्रयोग करो। और चौथा प्रयोग आप याद रखना कि अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए रीज़न कॉज वाले वर्ड्स, जैसे जिसमें सो दैट इन ऑर्डर दैट आता है, तो सो दैट इन ऑर्डर दैट अगर सेंटेंस में लिखा हो तब आगे वाले सेंटेंस में मे का प्रयोग करना है। ठीक है, आई होप मे अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब यहीं पर मे से ही लिंक करके हम पढ़ेंगे माइट। तो मे और माइट में क्या डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। माइट का सबसे पहले तो काम देखें, देखो जैसे आपने सुना होगा ना, विल का पास्ट टेंस क्या हो जाता है, विल का पास्ट टेंस वुड हो जाता है, शैल का पास्ट टेंस शुड हो जाता है, कैन का पास्ट टेंस कुड हो जाता है। इसी तरीके से अगर मे की बात की जाए तो मे का पास्ट टेंस है माइट। ठीक है, तो माइट किसका पास्ट टेंस है, मे का पास्ट टेंस है। तो जब भी आपको सेंटेंस ऐसा दिखे कि उसमें एकाध क्रिया आपकी पास्ट टेंस में लिखी हुई है, तब आप मे के साथ ना जाते हुए माइट के साथ जाएंगे। जैसे सीता सेड दैट इट मे रेन टुडे, यहाँ पर इट लिखा हुआ है, ये वाला सेंटेंस गलत हुआ। यहाँ देखिएगा सीता सेड दैट इट माइट रेन दैट डे, ये जो है ये सही है। आप थोड़ा सा ध्यान दो, सेड दैट लिखा हुआ है, तो इससे मुझे समझ में आया इस सेड से कि ये जो बात है ये बात कब थी, ये बात पास्ट की बात थी। अब पास्ट की बात है, दैट भी लिखा हुआ है, दैट इट भी लिखा हुआ है, तो माइट आना चाहिए था। पास्ट में किसका यूज करते हैं, माइट का। शी सेड मे गॉड ब्लेस यू, दूसरा है शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। अब ये भी सही है यहाँ पर तो, और ये वाला भी सही है, दोनों सही है, क्योंकि दुआ व दुआ आप प्रेजेंट में भी दे सकते हैं, पास्ट में भी दे सकते हैं। बस यहाँ पर देखें ये जो दैट आ गया ना, मतलब ओवरऑल आप ध्यान रखना, जब आपने नरेशन पढ़ा था तो नरेशन में आपने क्या देखा था, जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो आप प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस बना देते हैं। तो अगर मान लो कि डायरेक्ट स्पीच में मे लिखा हुआ है तो पास्ट टेंस में उसको क्या लिख दोगे, आप माइट लिख दोगे, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में माइट का प्रयोग होगा। वही चीज़ यहाँ पर थी, आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट आया, तो जब दैट आया तो मे किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा माइट में। ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये सब में सेड दैट लिखा हुआ था। अगर ये डायरेक्ट स्पीच होता तो डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा होता है, डायरेक्ट स्पीच में तो इन्वर्टेड कॉमास आता है। इन्वर्टेड कॉमास आए तब आप मे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, दैट लिखा हुआ है, तब आपको किसका यूज़ करना है, तब आपको इन्वर्टेड कॉमास है तो मे का यूज़ करना है, इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, दैट है, तब माइट का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी माइट की पहले में। आगे देखो, माइट जो है उसका यूज़ किया जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए, बहुत ही कम प्रयोग करते हैं हालांकि इसका।
जब आप बहुत हेजिटेशन के साथ किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब आपको पता है कि आपका अधिकार नहीं है और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब आप माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा हुआ है माइट आई बोरो योर कार, माइट आई टॉक टू द CM। अब यहाँ पर माइट का प्रयोग कर रहे हो और इस माइट का मतलब क्या है कि आप हेजिटेशन के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि एग्जाम में इस वाले रूल के आने के चांसेस कम है, क्योंकि सेंटेंस को पढ़ के नहीं समझा जा सकता कि हेजिटेशन है या नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको केवल स्पोकन इंग्लिश में याद करना रखना है। जब आप बहुत ज़्यादा पोलाइटली जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में हैं, स्टूडेंट हैं आप, और स्टूडेंट होने के बाद आपके प्रिंसिपल से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, आपके प्रिंसिपल, और ऐसा कुछ भी नहीं, आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं आपके प्रिंसिपल से, तब आप अगर उनसे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बहुत पोलाइट होकर रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत हेजिटेशन के साथ, क्योंकि आपको पता है कि वो मना ही कर देंगे। तो उस कंडीशन में आप माइट का प्रयोग करो, जैसे माइट आई बोरो योर कार, माइट आई टॉक टू द CM। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। थर्ड देखिए, मे के बनिस्बत कम संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब देखो मे में आपने देखा था 50% पॉसिबिलिटी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो माइट है, माइट कितने % पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा, तो ये दर्शाता है 20% संभावना। तो 20% पॉसिबिलिटी के लिए आपको माइट का यूज करना है। जैसे अगर हमने बोला इट माइट रेन टुडे, तो इसका मतलब हो गया 20% संभावना है। जैसे बादल बहुत सारे हैं लेकिन मौसम तो नहीं है बारिश का, तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तब हम मे का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बादल बहुत सारे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक भी बादल नहीं है, बारिश का मौसम है, एक भी बादल नहीं नज़र आ रहा, और फिर हम संभावना को व्यक्त कर रहे हैं, तो वहाँ पे संभावना कम हो जाएगी बादलों को देख के। तो उस कंडीशन में माइट का यूज़ करना है। जैसे अगर लिखा हुआ है देयर इज नो क्लाउड ऑफ रेन टुडे, you dash take an umbrella with you। ये वाला सेंटेंस है, देयर इज नो क्लाउड ऑफ रेन टुडे, यू डैश टेक एन अम्ब्रेला विद यू। पहले सेंटेंस आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक भी क्लाउड नहीं है बारिश का, लेकिन फिर भी अम्ब्रेला ले जाने की बात है। तो बारिश जब नहीं होने वाली और अम्ब्रेला ले जाने की बात हो रही है, तो दोनों में संबंध आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो गई। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर लेंगे, माइट का यूज कर लेंगे। या फिर ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता था, देयर इज नो क्लाउड ऑफ रेन टुडे, इट डैश रेन। अब एक भी बारिश का बादल नहीं है लेकिन फिर भी बारिश हो सकती है, तो फिर भी बारिश हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना अब आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ आप देखिए संभावना ज़्यादा थी तो हमने मे लगाया, जब संभावना हमें कम दिख रही है तो उस कंडीशन में मैं किसका यूज़ कर रही हूँ, माइट का यूज़ कर रही हूँ। ही माइट हेल्प यू, दे लिखा हुआ है, दे माइट हेल्प यू, दे मे हेल्प यू, दोनों हो सकता है। जब आपको लग रहा है सामने वाले की संभावना हेल्प करने की ज़्यादा है, तब आप दे के साथ में मे का प्रयोग कर लो। जब आपको लग रहा है कि संभावना ना के बराबर है, वो लोग है तो नहीं हेल्प करने वाले, तब आप वहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। तो ये जो माइट है, इस माइट में और मे में बस एक ही डिफरेंस है कि जो मे है, जब आपको सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लगे कि कोई भी नेगेटिव या फिर अपोजिट सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, मतलब 50-50% पॉसिबिलिटी, तो 50% पॉसिबिलिटी के लिए मे प्रयोग कर लो। जब आपको लग रहा है कि कोई हेजिटेशन के साथ बोल रहा है या फिर 20% पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर आप माइट का प्रयोग करो। ठीक है, फोर्थ देखिए, तो फोर्थ रूल आपका ये कह रहा है कि कोरी कल्पना बताने वाले वाक्यों, जैसे एज इफ, एज दो, ऐसे वाले वर्ड्स अगर आपके लिखे हुए हैं, एज इफ ये एक ही वर्ड है, ठीक है, एज इफ, एज दो, एज इफ और एज दो का मतलब होता है जैसे कि, सॉरी, एज इफ और एज दो दोनों का मतलब हो जाएगा जैसे कि। तो जब भी जैसे कि का सेंस आए तब आपको किसका यूज करना है, माइट का। जैसे ही विशेज यू माइट हैव सीन राजीव गांधी, उनकी इच्छा थी कि तुम राजीव गांधी को देखे होते, कभी मिले होते, तो यू माइट हैव सीन, पास्ट की बात हो रही तो माइट हैव सीन बोला। इफ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो गए होते। इफ यू हैड लेफ्ट योर वॉच देयर समवन माइट हैव स्टोलन इट, ठीक है, माइट हैव स्टोलन इट। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब एज इफ, एज दो ऐसे वाले वर्ड्स लिखे हो, इफ लिखा हुआ हो, तब भी आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। यहाँ पर आप माइट की जगह वुड, शुड, कुड, कुछ भी लगा सकते हैं। ये वही वाली कंडीशंस हैं जिसमें हमने देखा था कंडीशनल सेंटेंसेस में, जिन कंडीशंस को देखा था। तो यहाँ पर आपका यूज हुआ माइट का, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एज इट इज़ याद रखना है। तो माइट जो है, माइट में आपने 3 इंपॉर्टेंट बातें देखी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि जो माइट है वो
मे का पास्ट टेंस होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मे जो है वो फर्स्ट फॉर्म है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, माइट। तो कहीं भी सेड दैट लिखा हुआ दिखे, आस्क्ड लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाना वो इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच है तो उसमें मे नहीं आ सकता, उसमें फिर माइट का प्रयोग होगा। दूसरा आपने देखा कि जब आप हेजिटेशन के साथ रिक्वेस्ट करो तब भी आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। हम देखो रिक्वेस्ट करने के लिए जब आप मे का प्रयोग कर रहे थे तब भी फर्स्ट पर्सन आ रहा था, रिक्वेस्ट करने के लिए जब माइट का प्रयोग करोगे तब भी कौन सा पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका 20% संभावना। तो ये जो 3 कंडीशंस हैं इन 3 कंडीशंस को आपको याद रखना है माइट में। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब पर जो कि है कैन। तो कैन की बात करेंगे आप, हम कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे एक आसान चीज़ जो आप लोगों को हमेशा से पता हो, जो आप यूज़ करते भी हैं, वो है कि जब भी हम ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हो, तो सकने का सेंस जब भी आता है ना तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। और जब हम कब बोलते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, जब हम एबिलिटी बता रहे हैं, कैपेबिलिटी बता रहे हैं, कैपेसिटी बता रहे हैं। तो आपको यही बात ध्यान देना है कि जब भी क्षमता बताई जाती है तो क्षमता बताने के लिए किसका प्रयोग होता है, उसके लिए आप कैन का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे शी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आपको समझ में आ रहा है कि एबिलिटी बताई जा रही है। यू कैन नॉट सॉल्व दिस पजल, अब देखो आपने क्या यूज कर लिया, कैन नॉट। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दूंगी मैं, यहाँ पर टाइपिंग की भी मिस्टेक है, कैन और नॉट को अलग अलग लिख दिया। आप हमेशा याद रखिए ये जो हम लिखते हैं ना कैन के बाद में स्पेस देके नॉट, ये बिल्कुल गलत है। कैन नॉट को जब लिखा जाता है तो वो एक ही स्पेलिंग बन जाती है और उसे इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। तो कैन नॉट के बीच में स्पेस नहीं आती, ये बात ध्यान दीजिएगा। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। आई कैन रीड विदाउट ग्लासेस, यहाँ पर कैन का प्रयोग किया। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखें ना, गौर करें अगर इन सेंटेंसेस पर, तो कुछ ना कुछ क्षमता आपको समझ में आ रही है, ऐसी क्षमता जो हर कोई नहीं कर सकता या जिस चीज़ को प्रैक्टिस से सीखा जाता है। तो जब भी ऐसा कोई एक्शन लिखा हुआ दिखे जो एक्शन प्रैक्टिस से सीखा जाता है तो उसे आप कैपेबिलिटी मानोगे, उसे आप एबिलिटी मानोगे, क्षमता मानोगे और वहाँ पर आप कैन का प्रयोग करोगे। अब देखो पहला, शी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं, वो कर सकती, मतलब उसने प्रैक्टिस की हुई है। आई कैन नॉट सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकती। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं। आई कैन रीड विदाउट ग्लासेस, कैन यू स्पीक इंग्लिश, सब में आपको क्षमता नजर आ रही है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पैसेज, आप इस पैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब है कि क्षमता है, और कांट या फिर कैन नॉट का मतलब हो जाता है इज अनेबल, मतलब क्षमता नहीं है, ठीक है। तो क्षमता नहीं है तो वहाँ कैन नॉट लगा दो या फिर आप यूज कर लो कैन का। आई होप आपको ये बात समझ में आई है, बहुत बेसिक सी बात थी ये कैन की, हम सबको ऑलरेडी पता हुआ था। एक बात और ध्यान रखो, कैन के बाद में भी देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये बात भी ध्यान रखिए। आगे अब हम बढ़ें तो आगे है कि जब भी हम सरप्राइज के साथ में, एस्टॉनिशमेंट के साथ में किसी से कोई बात बोलते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो ऐसा कैसे कर सकती है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब हम ऐसे बोल रहे हैं तो हम सरप्राइज एस्टॉनिशमेंट के साथ बोल रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी हमें कैन का प्रयोग करना है। जैसे हाउ कैन ही रिजाइन, वो रिजाइन कैसे कर सकता है। व्हाट कैन शी डू, वो क्या कर सकती है। वेयर कैन ही गो, वो कहाँ जा सकता है। इम्पेशेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है। व्हाट कैन दे से, वो क्या कह सकते हैं। तो सब में मैंने किसका यूज किया, कैन का यूज किया। तो यही बात ध्यान रखना है, हाउ से व्हाट से जब सेंटेंस स्टार्ट हो, ब्लैंक आपको फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर प्लेस में लिखा हुआ दिखे तो आप किसका यूज कर लेना, कैन का यूज कर लेना। आपको समझ में आ जाना चाहिए वो सरप्राइज या फिर एस्टॉनिशमेंट की बात है। आई होप ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे यही सेंटेंस लिखा हुआ है, हाउ डैश ही रिजाइन, हाउ डैश ही रिजाइन, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन है कैन, दूसरा ऑप्शन है विल, तीसरा ऑप्शन हो गया शैल और चौथा ऑप्शन हो गया मी। अब आप ऑप्शन देख के समझिए, हाउ डैश ही रिजाइन, अब आपको समझ में आ रहा है हाउ या फिर व्हाट से स्टार्ट हुआ और आपको ऑप्शंस में कैन लिखा हुआ दिखा है, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए ये तो कैसे का सेंस दे रहा है, ऐसा कैसे कर सकता है, तो सकने के लिए आपको कैन का यूज करना है, इसलिए आपने कैन लगाया। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन आना चाहिए। बहुत अच्छे से नहीं आता, थोड़ा सा बस अनुमान लगा पाते हैं तो भी सही है। नेक्स्ट अब हम कैन की बात करें तो कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए भी किया जाता है। आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले मे का प्रयोग कर रहे थे परमिशन देने
लेने के लिए, उसी प्रकार से आप कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन मे और कैन में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला और सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि जब हम मे में परमिशन मानते हैं तब हम रिक्वेस्ट के साथ, हम पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए मे का प्रयोग कर रहे हैं। जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, फॉर्मेलिटी वाली रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब उस कंडीशन में आप कैन का यूज़ कर लो। फॉर्मेलिटी वाली कब करते हैं? फॉर्मेलिटी वाली रिक्वेस्ट तब है जब हमें पता है सामने वाला हमें मना नहीं कर सकता, और पोलाइट वाली रिक्वेस्ट तब होती है जब हमें पता है कि सामने वाला हमें मना कर सकता है, तब हम मे यूज़ करते हैं। इसीलिए स्कूल में हमें सिखाया था मे आई कम इन, कैन आई कम इन नहीं सिखाया था। वहाँ आप ऐसा नहीं बोल सकते थे ना, मैडम आपसे एज में बहुत बड़ी है तो वैसे नहीं बोल सकते मैं तो आऊँगा, मैम ने बोल दिया मत आओ क्लास में, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते क्यों नहीं आओ, मेरे पापा ने फीस भरी है मैं तो आऊँगा। तो इसीलिए वहाँ पर आप मे का प्रयोग करते हो, क्योंकि मैडम के पास ये क्षमता है या फिर उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपको मना कर सकते हैं, और आप खुद भी उनको ये अथॉरिटी दे रहे हैं। तो जब हम मे किसी से बोलते हैं तो सामने वाले को समझ में आता है कि मुझ में मना करने की अथॉरिटी सामने वाला दे रहा है, ठीक है। और जब आप कैन से बोलते हो, कैन आई कम इन, तब आप सामने वाले को अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, आप बस बता रहे हो, आप उसको सचेत करो कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं परमिशन नहीं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, तब मैं कैन का प्रयोग करूँगी। जैसे एक एग्जाम्पल से आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए आप आ रहे हैं, आप जा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल नहीं बोलती हूँ, कुछ और बोलती हूँ। मान लीजिए किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं आप, है ना, तो कॉन्सर्ट हो रहा है, मान लो आपका कोई फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेस या फिर कोई सिंगर आया है, अरिजीत सिंह आया है आपका फेवरेट, अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा है। अब जहाँ पर कॉन्सर्ट होने वाला है वो जो रिजॉर्ट है, उस रिजॉर्ट की जो पार्किंग है वो पार्किंग फुल हो चुकी है, ठीक। अब आपको थोड़ा सा स्पेस देखना है कि कहीं पर स्पेस है क्या, तो वहाँ पर जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी वॉचमैन है, आप उनसे पूछ रहे हैं, आपको थोड़ी सी स्पेस दिखी कि क्या मैं अपनी बाइक यहाँ पर पार्क कर दूँ, तो आप उनसे बोलेंगे कैन आई पार्क माई बाइक हियर, क्योंकि आपके पास टिकट्स हैं रिजॉर्ट में जाने के, आपने ऑब्वियसली टिकट्स लिए हैं, तो आप कार पार्किंग में का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वो आपका अधिकार है, तो सामने वाला आपको मना नहीं कर सकता। अगर वो स्पेस किसी और के लिए तो उसे बताना पड़ेगा आप कहाँ पर पार्क करो, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से आपको रिजॉर्ट में कार पार्क करने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए मना नहीं कर सकता। तो आप सिर्फ पूछ रहे हैं, पूछने के उद्देश्य के साथ आप पूछ रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आप किसका यूज़ करोगे? कैन का यूज़ करोगे। आप उल्टा देखो, मान लो रिजॉर्ट्स तो पूरी तरीके से फुल हो गए, आपको कहीं पर जगह ही नहीं मिली, जो अथॉरिटीज़ थे, जो मैनेजमेंट वाले थे, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट के साथ कहा कि सर या फिर मैम अब यहाँ पर पूरी पार्किंग फुल है और हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप यहाँ पर तो पार्क कर ही नहीं पाओगे। अब आपने बोला कि चलो रिजॉर्ट तो जाने हैं, अब क्या करें, तो आपने क्या किया कि रिजॉर्ट के पास में कुछ बिल्डिंग्स थी या फिर कुछ होटल्स वगैरह थे, तो वहाँ पर जाके आपने उन लोगों से परमिशन ले ली कि क्या 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मैं अपनी बाइक को पार्क कर दूं। तो अब जब वहाँ पर आप परमिशन लेंगे तो उन लोगों के पास ये अधिकार है कि वो आपको मना कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके होटल, उनके रेस्टोरेंट या उनके घर में नहीं आ रहे हो, है ना, तो आपको वो मना करने का अधिकार है उनके पास। तब आप मे का प्रयोग करोगे, क्या बोलोगे? मे आई पार्क माई बाइक हियर, मे आई पार्क माई कार हियर, वहाँ पर मे का यूज़ करो। रिजॉर्ट में पार्क कर रहे थे, टिकट्स थे, तो कैन का प्रयोग कर रहे थे, वहाँ अथॉरिटी नहीं है मना करने की। लेकिन जब रिजॉर्ट में पार्क नहीं कर रहे हो, कहीं और पार्क कर रहे हो, उन लोगों के पास आपके लिए परमिशन है, उनके पास अथॉरिटी है मना करने की, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे मे का। तो ये डिफरेंस होता है मे में और कैन में, ठीक है। द स्टूडेंट्स कैन पार्क देयर साइकिल्स हियर, यू कैन सिट हियर, शी कैन टेक दीज पेन्स, यू कैन गो देयर बाय बाइक। इसके अलावा ये तो परमिशन देने की बात थी, परमिशन लेने के लिए भी ऐसे, जैसे कैन द स्टूडेंट्स पार्क देयर साइकिल्स हियर, कैन आई सिट, ऐसे मैंने बोल दिया कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ, तो मैंने कैन का यूज़ किया। कैन शी टेक दीज पेन्स, कैन शी टेक, सॉरी टेक लिखा हुआ है, दीज पेन्स क्वेश्चन मार्क। कैन यू लिखा हुआ है, कैन यू गो देयर, क्या आप कृपया वहाँ चले जाएंगे, कैन यू गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किसका यूज़ किया है? कैन का यूज़ किया है। अब एक बात और ध्यान दो, एक और डिफरेंस है मे में और कैन में। मे और कैन में एक और डिफरेंस ये है कि मे जो है, मे के ठीक बाद में हमेशा फर्स्ट पर्सन आता था। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं बच्चों? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी फर्स्ट पर्सन है। वहीं जब आप कैन की बात करते हो तो कैन के ठीक बाद में आप किसका प्रयोग करते हो? आप सेकंड पर्सन का प्रयोग करते हो। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? सेकंड पर्सन हो जाता है आपका यू आपका सेकंड पर्सन, या फिर आप थर्ड पर्सन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सेकंड और थर्ड का ही प्रयोग करो, आप फर्स्ट पर्सन का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है
है कि मे के साथ में केवल फर्स्ट पर्सन आता है, लेकिन जब हम कैन की बात कर रहे हैं तो कैन के साथ में कोई सा भी पर्सन आ सकता है, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, एनीथिंग। तो कैन के साथ में कुछ भी आ सकता है, बात ये ध्यान रखें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैन आई सिट हियर, यहाँ पर आई लगा था, कैन शी थर्ड पर्सन है, कैन यू यहाँ पर हो गया सेकेंड पर्सन, ठीक। यहाँ पर कैन द स्टूडेंट्स में बोलती है तो द स्टूडेंट्स कौन से पर्सन हो जाते हैं, थर्ड पर्सन। तो कैन के ठीक बाद में रिक्वेस्ट करने के लिए कोई भी पर्सन आ सकता है, लेकिन मे के बाद में रिक्वेस्ट करने के लिए केवल फर्स्ट पर्सन आ रहा था। तो ये बेसिक डिफरेंस होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, डैश आई सिट हियर, ठीक है, डैश आई सिट हियर। अब आपके पास ऑप्शंस कुछ इस टाइप से दिया है, मे दे दिया, उसके बाद वुड दे दिया, एक ऑप्शन है आपके पास विल, और एक ऑप्शन है नीड टू। इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन दिए। तो अब आप किसके साथ जाओगे, फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है तो आपको मे के साथ चले जाना है, ठीक है। तो बस यही बात ध्यान दो। अगर मान लो यहाँ पर आ गया आपका सेकंड पर्सन यू लिखा हुआ, मैं एक ऑप्शन यहाँ से डिलीट कर दूँ, मैं वुड को डिलीट कर देती हूँ, यहाँ पे कैन लगा देती हूँ। अब आप किसका यूज करेंगे, जब यू आया तो मे यू सिट हियर नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे, कैन यू सिट हियर। कैन का प्रयोग करना है जब यू आया, सेकेंड पर्सन आया तो ये डिफरेंस होता है मे में और कैन में। और ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये तो हम लोगों को पता ही था कि रिक्वेस्ट देने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कब करते हैं वो हमें नहीं पता था, ठीक है। आगे चले हम लोग। अब देखो नेक्स्ट चीज आपकी ये है कि मे का प्रयोग और कब किया जाता है, और कैन में एक और डिफरेंस ये होता है मे और कैन में, कि जब आप ये चीज़ देखिए, द न्यूज़ मे नॉट बी ट्रू, ये तो सही हो ही नहीं सकती, तो हम बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, 100% नहीं हो सकता। वहाँ पे जब हम यूज़ करें तो उसका सेंस, उसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ है, मे जो है वो मे कितनी % संभावना बता रहा था, 50%। और जब हम बोले ना ऐसा तो 100% नहीं हो सकता, तो आप किसका यूज़ करेंगे, कैन का, मतलब 100% आपको लग रहा है ऐसा। जैसे यहाँ लिखा था द न्यूज़ मे नॉट बी ट्रू, सेंटेंस ये भी सही है, इसका मतलब क्या है, 50% न्यूज़ हो सकती, ट्रू हो सकती, नहीं हो ट्रू, आपको पूरी तरीके से सही नहीं पता। द न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू, जब आपने कैन नॉट लगा दिया ना, तो कैन नॉट का मतलब है हो ही नहीं सकती, तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि आपकी तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो जब इम्पॉसिबल सी बात है तब हम किसका यूज़ कर लेते हैं, कैन नॉट का यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो है इस डिफरेंस को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कैन का प्रयोग संभावना भी बताने के लिए किया जाता है, यही चीज़ जो अभी हमने देखा था वही चीज़ है जो अभी ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो। कैन में ये जो चीज़ें हैं यही सब बातें आपको ध्यान रखना है। क्या क्या आपने देखा, एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एबिलिटी जब आप बताते हो, क्षमता बताते हो, तब आप कैन का यूज़ करोगे। दूसरी बात ये याद रखो, रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप कैन का यूज़ कर सकते हो, और रिक्वेस्ट करने के लिए इसके बाद में सब पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन भी आता है, थर्ड पर्सन भी आता है। ये जो एबिलिटी है, एबिलिटी के लिए भी आप किसका प्रयोग कर लेंगे, कैन का। रिक्वेस्ट के लिए भी आप कैन का यूज़ करोगे। ये थे आपके पॉइंट्स कुछ कैन के। अब हम बात करेंगे कुड की। कुड आप सभी जानते हैं कि कैन का पास्ट टेंस हो जाता है, जैसे मे का पास्ट टेंस था माइट, वैसे कैन का पास्ट टेंस क्या है, कुड है। तो अगर इनडायरेक्ट स्पीच में आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आप सभी जानते हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच है, उस इनडायरेक्ट स्पीच में आपका जो सेंटेंस है उसमें हमेशा सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है। तो अगर इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिखे तो वहां पर कैन अगर लगा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा, उसकी जगह पर कुड आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ही टोल्ड मी दैट ही कैन लेंड मी हिज अम्ब्रेला। देखो टोल्ड मी दैट लिखा है, इससे आपको समझ में आया कि ये जो दैट तो इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पर आता है ना, मतलब ये सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में है और कैन लगा दिया तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही कुड लेंड मी हिज अम्ब्रेला, कुड लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि दैट लिखा हुआ था, तो दैट लिखा हुआ है तो हमने कुड लगाया। आई डिड ऑल दैट आई कैन, देखो आई डिड पास्ट की बात है, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी, जो मैं कर सकती थी किया, पास्ट में किया। तो ये जो एबिलिटी थी ये भी कब की थी, पास्ट की थी, तो ये सेंटेंस देखो गलत हो गया। आई डिड ऑल दैट आई कुड, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी, ये सही है। मतलब ये ध्यान रखना है कि जब एक वर्ब आपकी पास्ट में लिखी हुई है तो बाद में फिर कैन नहीं आ सकता, वहाँ पे आना चाहिए सेकेंड फॉर्म जो कि है कुड। आई सेड दैट आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पर देखो दैट लिखा था, इनडायरेक्ट स्पीच है, कैन लगा दिया, सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ देखो इनडायरेक्ट स्पीच है, कुड लगाया तो मेरा सेंटेंस सही हुआ। तो यही डिफरेंस याद रखना। पहली बात, कुड में क्या याद रखना है,
कि सिंपल सी बात है, कुड जो है वो किसका पास्ट टेंस है, वो कैन का पास्ट टेंस है। ये पहली बात ध्यान रखो। दूसरी बात ध्यान रखो, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा पास्ट टेंस में सेंटेंस होता है ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा आप कैन की जगह पर किसका यूज कर लेंगे, कुड का यूज करेंगे। ये दूसरी बात याद रखना है। जो तीसरी बात है, वो तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एक वर्ब आपको दिखे पास्ट में और उसके साथ में कैन लिखा हुआ है आगे जाके, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वहां पर उसके साथ में आपको फिर किसका यूज करना पड़ेगा, कुड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी बात कुड की। आगे चलें अब हम। आगे क्या है, कुड का प्रयोग भूतकाल में योग्यता या भूतकाल की क्षमता बताने को किया जाता है। अब देखो ध्यान रखो, आपको ध्यान देना है कि जब भी आप प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहे हैं, प्रेजेंट की क्षमता बता रहे हैं, तो प्रेजेंट की एबिलिटी या प्रेजेंट की क्षमता के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, आप कैन का प्रयोग करोगे। लेकिन जब भी आपको पास्ट की एबिलिटी बतानी है, पास्ट की क्षमता बतानी है, तो पास्ट की एबिलिटी या फिर पास्ट की क्षमता के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कुड का। ये डिफरेंस होता है। अब सेंटेंस को पढ़ के समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट की क्षमता है या पास्ट की क्षमता। जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हेन ही वाज यंग, इससे आपको समझ में आया पास्ट की बात हो रही है, जब वो जवान था, जब वो यंग था। ही कुड रन 20 माइल्स एट अ स्ट्रेच, वो एक बार में 20 माइल्स रन कर सकता था, तो ही कुड रन का यूज किया। अगर यहीं पर आप कैन लगा देते ना, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता। व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब एनी ट्री, जब मैं छोटा था या फिर जब मैं जवान था तब मैं किसी भी पेड़ को चढ़ सकता था, तो सकता था की बात हो रही है तो आपने कुड लगाया। व्हेन मुन्ना वाज यंग ही कुड स्विम अक्रॉस दिस पॉन्ड, तो मुन्ना की बात हो रही है, जब मुन्ना छोटा था तब वो इस पॉन्ड के अक्रॉस तैर पाता था। तो देखो पास्ट की बात है ना, वॉज लिखा हुआ है तो आपने क्या यूज किया, कुड यूज किया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में इसी टाइप से आएगा जैसे लिखा हुआ है व्हेन आई वॉज इन इंदौर I dash attend 8, ये अटेंड लिखा हुआ है, डैश अटेंड 8 hours of लेक्चर पर डे। बोला जा रहा है जब मैं इंदौर में था या इंदौर में थी तब मैं 8 घंटे के लेक्चर एक दिन में अटेंड कर पाता था या कर पाती थी। कब की बात है, देखो वॉज लिखा हुआ है। अब ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस में आपके पास कैन भी है, कुड भी है। तो जब ऑप्शंस में कैन भी दिखे, कुड भी दिखे और आपको यहाँ पर पास्ट नजर आ रहा है, तब आप किसका यूज करोगे, कुड का यूज करोगे। ठीक है, अगर सेंटेंस बस इतना सा होता, आई डैश अटेंड 8 hours of lecture a day, पर डे, इस टाइप का आपका सेंटेंस है। अब आपके पास ऑप्शन है कैन और कुड, तो अभी प्रेजेंट की बात है, यहाँ पर कहीं भी पास्ट की बात नहीं समझ में आ रही ना, तो ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं अभी ऐसा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो अभी करने की बात है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है कैन और कुड में, ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, ये हुई थी कुड की बात। आगे चले, कुड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक ऐसी पास्ट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है जो पूर्ण नहीं हो। तो आप कैसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कब यूज करते हैं कुड का, जब आप कोई ऐसी पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं जो होना चाहिए थे लेकिन हुई नहीं। सो आपको बोलना है, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है शी कुड हैव फोन्ड मी, उसे मुझे कॉल करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, तो आप अफसोस जता के जब बोल रहे हैं ना, तब आप कुड हैव का प्रयोग करते हैं। और आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कुड हैव आता है तो कुड हैव के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे आई कुड हैव कॉट द EMU इफ आई हैड हरीड, तो बोला जा रहा है कि मैं EMU को कैच कर सकता था अगर मैं जल्दी करता, लेकिन मैं कर नहीं पाया, तो हम लोग अफसोस जता के बोल रहे हैं। तो देखिए कुड हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म। एग्जाम में इसको सेंटेंस को कैसे पूछा जाएगा, ऐसे सेंटेंस पूछा जाएगा, शी डैश फोन मी, एक सेंटेंस ये है, और दूसरा सेंटेंस है आपका शी डैश फोन्ड मी। ठीक है, दो सेंटेंसेस। अब ऑप्शंस दोनों के हैं आपके पास, कुड और कुड हैव, इनके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ संभावना, ऐसा दिख रहा है ना कि ऐसा करना था लेकिन किया नहीं, कोई अफसोस करके बोल रहा है। तो अब देखो पहले वाले में अगर देखें तो ये जो फोन है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। जब फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आना चाहिए, कुड आना चाहिए, शी कुड फोन मी। अगर यहाँ पर देखिए फोन्ड लिखा है, ये थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तब हमको किसका यूज करना पड़ेगा, कुड हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है कुड में और कुड हैव में। ध्यान जरूर रखना कि कुड हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं।
कुड का प्रयोग प्रेजेंट की अवास्तविक स्थिति, अनरियल सिचुएशन व्यक्त करने वाले वाक्यों में संभावना बताने के लिए भी किया जाता है। मतलब प्रेजेंट में भी आप कई बार इसका यूज कर लेते हैं, लेकिन अवास्तविक स्थिति, जैसे इफ सुमन ट्राइड हार्ड ही कुड सक्सीड। ही कुड हैव नहीं लिखा हमने, बस क्या लिखा, कुड लिखा। अब ये जो है ना, ये कुड हैव और इसमें डिफरेंस देखने के लिए आप थोड़ा सा एक बार देख लेना जो कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल थे। कंडीशनल सेंटेंस का हमारा रूल कैसा कहता था कि जो कंडीशनल सेंटेंस है उस कंडीशनल सेंटेंस में इफ के बाद में सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है और ऑब्जेक्ट है, ये था कंडीशनल नंबर 2। कंडीशनल सेंटेंसेस में सेकंड कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ। तो कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस हुआ करता था उसमें सब्जेक्ट के बाद में क्या क्या आता था, वुड, शुड, कुड, माइट, ऐसे वाले वर्ड्स का प्रयोग होता था। इसके बाद में आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे और ऑब्जेक्ट होता था। कुछ इस प्रकार का आपका सेंटेंस बनता था। यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख रही है, सेकेंड फॉर्म दिख रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वुड, कुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। वही चीज़ यहाँ पे देखें, इफ सुमन ट्राइड हार्ड, ये सेकेंड फॉर्म दिख रही है, तो दूसरे में हमने क्या लगाया, ही कुड सक्सीड। इस कंडीशन में जब आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिलेंगे तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आपको मिलेगा और ऑप्शंस में कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस मिलेंगे, कैन, विल, मे और साथ में आगे आपका कुड। ये 4 ऑप्शंस आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। कभी भी वो ऐसा नहीं करेंगे कि वुड, शुड, कुड, माइट ऐसे 4 ऑप्शंस दे दिए, क्योंकि चारों में से कुछ भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में याद रखना यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे, यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कुड का। ठीक है, इफ आशीष हैड मनी ही कुड स्टार्ट सम बिजनेस, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट सम बिजनेस। इफ आई स्टार्टेड अर्लियर आई कुड कैच द ट्रेन। तो यही पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग कुड में। ठीक है, आगे चले। तो कुड की एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने क्या देखा, पहली बात जो याद रखने की है, वो याद रखने की बात ये है कि आप कुड का प्रयोग कर रहे हो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही अभी तक आपने देखी। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुड का प्रयोग विनम्र निवेदन करने के लिए भी होता है। तो विनम्र निवेदन के लिए अभी तक आपने क्या क्या देखा, अभी तक आपने देखा है मे, आप मे का प्रयोग कर रहे थे विनम्र निवेदन करने के लिए। उसके बाद आपने कैन का प्रयोग किया विनम्र निवेदन के लिए। अब जो आपने थर्ड देखा वो है आपका कुड। तो कुड का भी प्रयोग कर रहे हो आप लोग निवेदन करने के लिए, जैसे कुड यू गिव मी योर बाइक, कुड यू लेंड मी योर कंप्यूटर, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड आई हैव अ टॉक विथ यू, कुड यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक दिखे, पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क है तो आपको कुड का यूज कर सकते हैं आप किस कंडीशन में, जब भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है उस कंडीशन में। कौन कौन से पर्सन के साथ प्रयोग होता है, तो इसको देखो, सेकेंड पर्सन के साथ में भी आ रहा है, फर्स्ट पर्सन के साथ में भी आ रहा है। तो कुड से जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो कुड के बाद में रिक्वेस्ट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, या तो फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन के साथ में आप रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, फिर से रिकॉल करो, मे के साथ में फर्स्ट पर्सन आता था, कैन के बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी पर्सन आ सकता है, कुड के बाद में केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन आना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन है तीनों की, जब तीनों ही प्रयोग किए जा रहे हो निवेदन करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट वाला। अब आगे चलें, आगे आपको ये ध्यान रखना है, वही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। जब आप किसी इंट्रोगेशन में जब आप बोल रहे हैं और क्या इस चीज़ की क्षमता है किसी में, तब हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कुड शी रन द बिजनेस बाय हरसेल्फ, आप क्वेश्चन मार्क करके बोल रहे हैं कि क्या वो बिजनेस अपने आप के दम पर रन कर सकती है, तो हमने कुड का यूज़ किया। कुड यू गेट अनदर जॉब, क्या आप नया जॉब प्राप्त कर सकते हैं, तब आपने कुड का प्रयोग किया। तो उस कंडीशन में भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट केवल कुड में ये है, क्या है कुड में इंपॉर्टेंट, पहली बात कैन के पास्ट टेंस की तरह कुड का यूज़ करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेज में आप कुड को ध्यान रखना, और दूसरी जो बात है उसको याद रखना, रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज़ होता है। बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी अपने आप ही आ जाएगा और उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। ये जो कुड, शुड, ये जितने भी मॉडल वर्ब्स देख रहे हो ना, ये सभी मॉडल वर्ब्स का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में। तो स्पोकन इंग्लिश के फॉर्मेट के भी आपको काफ़ी सारे इस तरह पर रूल्स दिख रहे हैं, उनको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में जैसे पूछा जाएगा उन पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, अब हो गया यहाँ तक हमारा मे, माइट देखा हमने, कैन, कुड देखा। अब बात करने वाले हैं हम शैल की। शैल देखेंगे, शैल के बाद में शुड देखेंगे। तो शैल की बात करें, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ कोई सामान्य फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि इसका प्रयोग भविष्य की घटना, कार्य, परिस्थिति को बताने के लिए किया जाता है। तो फ्यूचर टेंस में आप शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि शैल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि केवल फर्स्ट पर्सन के साथ प्रयोग हो। जैसे यहाँ पर ये जो लिखा है कि प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ
साथ होता है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी पर्सन के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में आप शैल का प्रयोग करते हो। आपने जब टेंस पढ़ा था फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में हम हमेशा क्या लिख रहे थे, सब्जेक्ट के बाद में विल शैल। हर एक टेंस के में हर एक जो आपका एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कोई भी फॉर्मेट था, सब में आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ में विल शैल लगा रहे थे। तो विल शैल कब लगाया जाता है, फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए। आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जा सकती हूँ या फिर जाऊँगी। आई शैल बी 26 नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते 26 का हो जाऊँगी। आई शैल बाय अ बाइक नेक्स्ट मंथ, तो मैं अगले महीने बाइक खरीद लूँगा। तो वहाँ पर हमने शैल का प्रयोग किया। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप शैल में। आगे चलें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप शैल का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। कब प्रयोग करते हैं, जब आप सामने वाले की इच्छा जानना चाहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे की इच्छा जानने के लिए अथवा अपनी सेवाएं देने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, शैल के साथ में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव, जैसे शैल आई ओपन द डोर, आपको सेंटेंस पढ़ के क्लियरली समझ में आया कि आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाले की इच्छा जानना चाहते हैं कि क्या मैं डोर ओपन कर दूं, वहां पर आपको शैल का यूज करना है। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूं, आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप इच्छा जानना चाहते हैं। तो इच्छा जानने का बोध कभी भी सेंटेंस में हो तो शैल लगाना है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से आएगा। यहाँ पर आपको ब्लॉक की जगह पर फिल इन द ब्लैंक मिलेगा। ऑप्शंस में आपके पास सब है, शैल भी लिखा हुआ है, विल भी लिखा है, कैन भी लिखा है, साथ ही साथ में मे भी लिखा है, सभी कुछ लिखा हुआ है। तो आपको जब दिखे फर्स्ट पर्सन तुरंत बाद में, उसके बाद थोड़ा सा आप उसको पढ़ के देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि ये तो इच्छा जानने की बात है, तब आप प्रयोग कीजिए शैल का। ये शैल का सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। तो शैल का प्रयोग इच्छा जानने के लिए होता है, लेकिन इस कंडीशन में शैल के बाद कौन सा पर्सन आएगा, यू ऑलवेज हैव टू यूज फर्स्ट पर्सन। इस बात को भी ध्यान दीजिए। आगे देखिए, शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ प्रॉमिस करने के लिए, डिटर्मिनेशन, धमकी, चेतावनी, वार्निंग, इसके लिए किया जाता है। ही शैल पे यू ऑन संडे, आप डिटरमाइन होके बोल रहे हैं कि वो 100% संडे तक आपको पे कर देगा, तो हमने शैल लगाया। यू शैल बी रिवॉर्डेड, शी शैल बी अपॉइंटेड, दे शैल गेट जॉब्स इफ दे डू वेल। तो शैल का प्रयोग आप देखो किसके साथ में कर रहे हो, यहाँ पे सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट रूल में बोल दिया था केवल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, इसीलिए इस रूल को भी इन लोगों ने इंक्लूड किया है कि ऐसा नहीं है केवल फर्स्ट पर्सन के साथ प्रयोग करें। आप जब फ्यूचर की बात करें, डिटर्मिनेशन, धमकी के साथ बोल रहे हैं, तब भी आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उस कंडीशन में आप किसी भी पर्सन के साथ शैल का यूज कर सकते हैं। ये सभी इसके शैल के आपके एग्जांपल्स हैं। तो ये काम हुए आपके शैल के। अब एक और काम मैं यहाँ पर आपको शैल का बताना चाहती हूँ, और वो जो काम है शैल का वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और वो जो है उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि शैल का यूज आप क्वेश्चन टैग में कब करते हो। तो क्वेश्चन टैग जो है, उस क्वेश्चन टैग की अभी मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाली हूँ, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन टैग में आपको किस प्रकार से शैल का प्रयोग करना है। अब क्वेश्चन टैग पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं क्वेश्चन टैग यहाँ पर आपको समझा देना चाहती हूँ कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग ऐसे वाक्यों को बोला जाता है जिसमें आपको सिंपल सा स्टेटमेंट भी दिख रहा है, साथ में क्वेश्चन भी पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपने पूरे हॉलीडेज में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी क्या, ये हो गया क्वेश्चन टैग। मैंने बोला कि आपने पढ़ाई नहीं की, आगे मैं बोल रही हूँ की थी क्या, ये जो की थी क्या मैंने ऐड किया ना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। अब आप बोल रहे हो हमने रोज पढ़ाई की थी, नहीं की थी क्या, ये हो गया आपकी तरफ से क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग यही होता है जिसमें एक स्टेटमेंट है, साथ ही साथ में उसमें एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूँ, एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। अब मुझे इसका क्वेश्चन टैग फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन टैग फॉर्म करने का तरीका ये है कि जो आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है उसी हेल्पिंग वर्ब को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने लिख दिया विल। अब देखो ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। मतलब यहाँ पे नॉट अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पे आपको नॉट लगाना पड़ेगा। लेकिन नॉट आप कैसे लगाओगे, नॉट लगाओगे शॉर्ट फॉर्म में। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है वोंट। आपने लिख दिया वोंट। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को आप उठा के आगे लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, वोंट ही। कैसा था सेंटेंस, ही विल कम टुमारो वोंट ही, ये हो गया आपका सेंटेंस। अब एक और सेंटेंस देखिए, अगर यहीं पर ये सेंटेंस कुछ इस टाइप से होता, ही विल नॉट कम टुमारो, वो कल नहीं आएगा, ये सेंटेंस मुझे बोलना होता। अब इसका क्वेश्चन टैग जब मुझे फॉर्म करना है तो देखो यहाँ पे विल नॉट है, जब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को लिख देंगे, विल लिख दिया हमने।
जो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिख रहा है उसी सब्जेक्ट को आप आगे लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन टैग में विल ही। ठीक है, तो ऊपर वाले में वोंट ही लिखा हुआ था, दूसरे वाले में हमने क्या लिखा है, विल ही लिखा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं केवल मॉडल वर्ब्स में हो, ये हेल्पिंग वर्ब्स के साथ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला ही इज कमिंग टुमारो, वो कल आ रहा है, ही इज कमिंग टुमारो। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसी हेल्पिंग वर्ब को लिखिए, इज लिख दिया आपने। अब ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हमने लिख दिया इजंट। जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को आप यहाँ पर लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा ही, तो इजंट ही आपका सेंटेंस बना। ठीक है, अब एक और देखिए, अगर मान लो यहाँ पर होता ही इज नॉट कमिंग टुमारो, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, जब नॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर किसका यूज करोगे, इज का। जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को लिख दीजिए, तो यहाँ आपका बन गया इज ही, तो ही इज नॉट कमिंग टुमारो, आगे जाके क्वेश्चन टैग बना इज ही। ठीक है, तो ये कुछ तरीका है आपका क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस बनाने का। अब देखो यहाँ पर अगर आपका आ जाता है शैल, तो आपको पता है कि जब शैल आएगा तब तो आप यहाँ पर शेंट ही लिखेंगे। ठीक है, तो शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, शेंट जो है वो शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। अब एक और बात ध्यान रखो, जब आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेट से, किससे स्टार्ट हो रहा है, लेट से, तो जब लेट से स्टार्ट होना तो क्वेश्चन टैग में हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है। और फिर उसमें सेंटेंस आप ऐसा नहीं करते कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाए, जैसा सेंटेंस उसको वैसे ही रहने देते। जैसे सेंटेंस लिखा है लेट अस स्टडी इंग्लिश। अब लेट वाले सेंटेंसेस की खासियत ये होती है कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होता, तो जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं तो आप यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगा ही नहीं सकते। तो इस कंडीशन में जब ये लेट से शुरू हुआ ना, तो आपको हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर क्या लगाना है, हमेशा शैल। अब इसमें और इसमें ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। यहाँ हम उल्टा करे थे, यहाँ पॉजिटिव था तो वहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव था तो वहाँ पॉजिटिव। यहाँ पे उल्टा करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर अस लिखा है तो अब आपको अस को चेंज करके लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है ना, ही आ रहा था, तो यहाँ पर अस का सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, वी हो जाता है अस का। फर्स्ट वाले कॉलम में प्रोनाउंस को याद करो, फर्स्ट वाले कॉलम में अस को क्या बोलते थे, वी, तो हमने वी लगा दिया। तो हमारा सेंटेंस कैसा बना, लेट अस स्टडी इंग्लिश। क्वेश्चन टैग फॉर्म करने के लिए हमने शैल वी का प्रयोग किया। ऐसे ही अगर सेंटेंस ऐसा होता, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो, आगे क्या पूछोगे, कर लूं क्या, तो कर लूं का क्या को क्या बोलोगे, शैल लगाया आपने, मी पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा सब्जेक्टिव केस, तो शैल आई का प्रयोग हुआ। तो बात क्या ध्यान रखनी है, बात ये ध्यान रखनी है शैल में अगली आपको, कि जब भी आपका सेंटेंस लेट से प्रारंभ होता है, तो लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन टैग आप फॉर्म करते हैं, उस क्वेश्चन टैग में हमेशा आपको केवल और केवल शैल का प्रयोग करना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक देंगे, ये फिल इन द ब्लैंक है। ऑप्शंस में आपके पास विल, शैल, कैन, मे, बहुत सारे उन्होंने आपको ऑप्शंस दे दिए, 4 ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस ही देंगे ऑब्वियसली। अब देखो जब भी लेट से स्टार्ट देखे तुरंत दिमाग में क्लिक आना चाहिए कि शैल आएगा और आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे शैल। तो यही बात ध्यान रखना बस, और कुछ भी नहीं। एक बात और लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, और वो बात ये है कि अभी तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन दिख रहा है। मान लो यहाँ पे थर्ड पर्सन लिखा हुआ आ जाए कि उसे यह कार्य करने दो, लेट हिम डू दिस वर्क। अब क्या डिफरेंस हो जाता है कि जब बोला गया उसे यह कार्य करने दो, तो उसे कब बोल रहे हैं, जब वो व्यक्ति सामने नहीं है। सामने जिसको बोल रहे हो वो कौन है, वो सेकंड पर्सन है, तो उसको संबोधित करोगे ना क्वेश्चन टैग में। तो क्वेश्चन टैग में जब उसको संबोधित करोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, शैल यू आना चाहिए था। आप शैल ही नहीं लगाएंगे, बोल देंगे शैल यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको समझाती हूँ कि ये लेट के बाद में थर्ड पर्सन कब आता है। लेट के बाद में थर्ड पर्सन तब आता है जब मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा हैं और आपका छोटा भाई है एक, आपका छोटा भाई पार्टी में जाना चाहता है और आप जानते हैं कि आपके मम्मी पापा उसको पार्टी में नहीं जाने दे रहे। अब आपको बड़ी दया आ रही है अपने छोटे से भाई पे, छोटा सा मुंह लेके वो आपके पास में आया, भैया या फिर दीदी मुझे परमिशन दिलवा दो। अब आप गए हो मम्मी पापा के पास, मम्मी पापा से आप बहुत देर से उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, उसे पार्टी में जाने दो, उसे पार्टी में जाने दो। आप कैसे बोलोगे, लेट हिम गो टू द पार्टी, लेट हिम गो टू द पार्टी। उसके बाद आपको थोड़ा सा लगा कि मम्मी थोड़ी थोड़ी सी कन्विंस हुई है, फिर आप आखिरी में बोलोगे उसे पार्टी में जाने दो। जाने दोगे क्या, तो जाने दोगे क्या, किसको बोला, मम्मी जो सामने है उनका। तो मम्मी को आप कैसे बोलोगे, शैल यू,
बात समझ में आई? वो लड़का, वो भाई तो है ही नहीं आपके सामने, आप बात किससे कर रहे हैं? मम्मी से बात कर रहे हैं। तो जब भी यहाँ पे आपको थर्ड पर्सन लिखा दिखे ना, तो आप जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमेशा आपको केवल और केवल सेकंड पर्सन का यूज करना है। ये डिफरेंस जरूर याद रखो। जैसे एक और सेंटेंस में यहाँ पे बताऊं, जैसे लिखा हुआ है लेट हर स्टडी इंग्लिश, उससे इंग्लिश पढ़ने दो। अब जिससे बोल रहे हो वो तो है ही नहीं, जिसके लिए बोल रहे हो वो तो है ही नहीं, जो सामने है वो सेकेंड पर्सन हो गया, तो उसी को बोलोगे पढ़ने दोगे क्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका शैल यू आ जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो जो थर्ड नियम था शैल का, वो थर्ड नियम ये था कि जब भी क्वेश्चन टैग में आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है, तब क्वेश्चन टैग फॉर्म करने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर किसका प्रयोग कर लेते हैं? शैल का प्रयोग कर लेते हैं। ये था आपका शैल का। एक और रूल आपको ध्यान रखना है शैल में, और वो रूल ये है कि जब भी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, किसी को भी नियम कायदे कानून बता रहे हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए भी यू ऑलवेज हैव टू यूज शैल। ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आता है ना, तो जब एडमिट कार्ड निकलता है तो उसमें जितने भी इंग्लिश में आपके वाक्य आपको लिखे हुए दिखेंगे ना, सब में शैल लिखा हुआ दिखेगा। कैंडिडेट्स शैल रीच द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 1 hour ऑफ द मेंशन टाइम, मतलब जो मेंशन टाइम है उसके 1 घंटे पहले कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाना है, तो यहाँ पर शैल लगाया। कहीं पर नोटिस बोर्ड आपको लिखा हुआ दिख रहा है, वहाँ पे होगा स्टूडेंट शैल नॉट पार्क देयर बाइक्स हियर, स्टूडेंट शैल पे द फीस बिफोर 2nd of every month, इस टाइप से ऐसा लिखा हुआ है। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है, कैंडिडेट के लिए बात हो रही है, तो आप किसका यूज़ करें? आप शैल का। इसी प्रकार से आप कभी भी अपना संविधान उठाकर पढ़ेंगे तो जितने भी एक्ट्स हैं या फिर धाराओं को जब भी आप पढ़ेंगे तो एक्ट्स और धाराओं में भी हमेशा शैल का प्रयोग होता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसको डिनोट कर रहे हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो नियम कानून बता रहे हैं। तो आपको यही बात ध्यान रखना है कि नियम कायदे कानून बताने के लिए यू ऑलवेज हैव टू यूज शैल, आपको शैल का प्रयोग करना है। तो कभी भी सेंटेंस में सेंस ऐसा है ना कि रूल है ये, तो वहां पर शैल लगाओ। जैसे फॉर एग्जांपल, कैंडिडेट्स डैश नॉट प्रेस एनी की ड्यूरिंग द एग्जाम। क्या बोला जा रहा है? कैंडिडेट को कोई भी की को प्रेस नहीं करना है एग्जाम की ड्यूरेशन में, तो हमने यहाँ पर किसका यूज कर लिया? हमने यहाँ पर शैल का प्रयोग कर लिया। आपको समझ में आ रहा था कि ये जो है ये क्या है? ये रूल एंड रेगुलेशन है। दूसरी हम बात करें, एक और सेंटेंस है जैसे द क्रिमिनल शैल बी गिवन 5 years of imprisonment if found guilty। बोला जा रहा है अगर क्रिमिनल दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की सजा दी जाएगी। तो फिर से हमने क्या लगाया? शैल बी का प्रयोग किया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में था। तो भी आप देखें तो आपने किसका यूज़ किया? शैल का ही प्रयोग किया है ना। तो यही बात ध्यान रखना है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने के लिए भी आप शैल का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी बातें थी शैल की। शैल में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखें क्या क्या हमें ध्यान रखना है, तो पहली बात शैल में याद रखो कि जब आप किसी की इच्छा जानना चाहते हैं तब हम शैल का यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में शैल के बाद फर्स्ट पर्सन आता है। शैल आई सिट हियर, शैल आई ओपन द डोर, शैल आई ओपन द विंडो, शैल आई क्लोज द डोर, हमेशा आप शैल का यूज़ करोगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, लेट से आपका सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है क्वेश्चन टैग फॉर्मेट है, तो क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस में जब भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब जहाँ कॉमा के बाद लगाते हो ना, बाद में क्वेश्चन टैग फॉर्म करते हो, वहाँ पे शैल का प्रयोग करो। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं तब भी आप प्रयोग कर लेते हैं शैल का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो किस्से कहानियाँ आपने देखे, ये किसके देखे हैं आपने अभी तक? शैल के देखे हैं। और अब हम नेक्स्ट मॉडल वर्ब पढ़ने वाले हैं। अब हम जो मॉडल वर्ब पढ़ने वाले हैं वो है विल। तो शैल के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं विल को। ठीक है, तो विल की बात देखें आप। विल आप सबको पता है। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें कि आप फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए विल का प्रयोग कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए आप देखो, तीसरा आप लोग देख रहे हो, आपने अभी तक नहीं, चौथा देख रहे हो। अभी तक आपने क्या क्या देखा? आपने मे देखा रिक्वेस्ट करने के लिए, कैन देखा रिक्वेस्ट करने के लिए, शैल भी देख लिया। शैल तो हालांकि आप क्या कर रहे थे? इच्छा जानने के लिए प्रयोग कर रहे थे। तो मे कैन के बाद में आप जो अगला आप देख रहे हैं वो है आपका विल। तो विल का प्रयोग आपको
आपको यही बात ध्यान रखना है कि जब आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए आप विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे? विल यू का मैंने प्रयोग किया। विल यू क्लोज द विंडो प्लीज, वहां पर भी आपने विल का प्रयोग किया। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि विल के साथ में ये कंपल्शन है कि केवल और केवल सेकंड पर्सन आना चाहिए। आपने देखा था मे के साथ में केवल फर्स्ट पर्सन आता था, कैन के साथ में कोई सा भी पर्सन आ सकता है, कुड के साथ में आपने देखा था कौन कौन से पर्सन आते थे, सेकंड पर्सन आता था और फर्स्ट पर्सन आता था। विल के साथ की अगर बात की जाए तो विल के साथ में केवल और केवल सेकंड पर्सन आना चाहिए। तो ये जो सारे डिफरेंस है ये आपको डिफ्रेंशिएट करने हैं दोनों में। तो रिक्वेस्ट करने के लिए आप विल का यूज कर सकते हैं कभी भी। तो आपको इस टाइप का कभी सेंटेंस दिखे कि पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्लीज वगैरह लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, पीछे क्वेश्चन मार्क है, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, रिक्वेस्ट करने का सेंस आ रहा है, तो वहां पर आप ऑप्शन में से अगर विल है तो विल के साथ आप जा सकते हो। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट सबसे पहला इसका काम हो जाएगा विल का। दूसरी बात आप ध्यान रखें कि जब आप किसी को चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं, अपना निश्चय बताते हैं या अपनी इच्छा दृढ़ता पूर्वक बताते हैं, उस कंडीशन में भी आप विल का यूज कर सकते हैं। मतलब आप एम बताने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना आई विल बिकम एन एसआई, मैं एक एसआई बनूंगा या बनूंगी, ही विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर, वहां पर विल का यूज किया। तो जब भी हम दृढ़ता के साथ अपना एम बता रहे हैं, या फिर मैंने बोला आई विल किल यू, आई विल स्लैप यू, मैं आपको एक थप्पड़ दूंगी, तो आई विल स्लैप यू मैंने वहां पर बोला। तो जब आप धमकी दे रहे हैं तब हम किसका यूज कर लेते हैं? विल का यूज करते हैं। वही चीज यहाँ पर है, आई विल नेवर स्पीक टू हर, आप दृढ़ता के साथ बोल रहे हैं कि मैं कभी भी उससे बात नहीं करूंगा या करूंगी, तो विल बोला। आई विल अचीव माई गोल, मैं बिल्कुल अपना गोल अचीव करूंगा। आई विल हेट यू, यहाँ बीट यू, बीट था सॉरी, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें मारूंगा मारूंगी। आई विल टीच हर अ लेसन। तो आप जब भी दृढ़ता के साथ बदला लेने की भावना या कुछ भी प्रॉमिस कर रहे हैं, विलिंगनेस बता रहे हैं फ्यूचर के लिए, तब आपको हमेशा विल का प्रयोग करना है। वी विल किल हिम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यही बात आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका विल का। आगे आप देखें तो जब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, निर्देश देने के लिए, आदेश देने के लिए भी आप विल का प्रयोग करते हैं। जैसे यू विल डिलीवर द वेलकम स्पीच, ऑल द स्टूडेंट्स विल अटेंड द डिबेट, यू विल डू इट एट वंस, द गर्ल्स विल नॉट वियर द शॉर्ट्स। तो आपको जब भी इंस्ट्रक्शंस देना है तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं किसका? विल का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे हैं तब आप शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तब आप किसका यूज कर लेते हैं? विल का। ज्यादा डिफरेंस नहीं है हालांकि। अब हम यहाँ पे देखें कि विल में और शैल में डिफरेंस होता क्या है, क्योंकि आपने तो देखा ना फ्यूचर टेंस में आप विल भी लगा रहे हैं, फ्यूचर टेंस में आप शैल भी लगा रहे हैं। बोलचाल की बोलचाल का जब समय आता है तो बोलचाल में विल और शैल में एक बात ध्यान रखना है कि जैसे अगर मैंने बोला आई विल अटेंड द क्लास टुडे, तो ये हो गया कि मेरी तरफ से 100% पॉसिबिलिटी है कि मैं आज क्लास अटेंड करूंगी। लेकिन वहीं पर अगर मैंने बोल दिया आई शैल अटेंड दी क्लास टुडे, तो वहां पे मीनिंग ये हो जाता है, जब हमने शैल का प्रयोग किया तो उसका मीनिंग ये है कि 90% पॉसिबिलिटी हो गई, हो सकता है क्लास अटेंड करना मना भी हो जाए। तो आई विल अटेंड और आई शैल अटेंड में ये बेसिक सा डिफरेंस है। विल जो है वो 100% को बताएगा, शैल 90%, 50% पे आ जाते हो तो मे हो जाता है, 20% पे आ जाते हो तो माइट। तो ये सेंडिंग ऑर्डर में याद रखो, सबसे ज्यादा संभावना है विल, उससे थोड़ी सी कम है 90% तो शैल, 50% हो गई तो मे और 20% हो गई तो माइट। इस डिफरेंस को जरूर ध्यान रखना आप विल में और शैल में। जैसे लिखा हुआ आई शैल गो टू मथुरा टू अटेंड द भंडारा ऑफ गुरुदेव, यहाँ इसका मतलब क्या है? मैं गुरुदेव के भंडारे में शामिल होने के लिए मथुरा जाऊंगा, ठीक है, शैल बोल दिया मैंने। वही मैंने बोला विल, तो इसका मतलब हो जाएगा अवश्य मथुरा जाऊंगा। तो अवश्य की जब बात होती है ना, तब हम फ्यूचर के लिए विल का प्रयोग करते हैं। ही विल हेल्प मी, वो जरूर मेरी मदद करेगा। ही शैल हेल्प मी, तो वो मेरी मदद कर सकता है, मतलब 100% नहीं है, ये उल्टा लिखा गया है। ये वाला जो हिंदी का है ना यहाँ आना चाहिए, ये वाला हिंदी का यहाँ आना चाहिए। तो इसको आप ध्यान रखना, जो विल है वो विल 100% बताता है, अवश्य ऐसा होगा तब आप विल का प्रयोग करो। शैल का प्रयोग किया जाता है 90% पॉसिबिलिटी के लिए। तो ये था आपका बेसिक विल और शैल में डिफरेंस। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? तो अभी तक हमने मे पढ़ा है, माइट पढ़ा है, कैन कुड हम पढ़ चुके हैं, शैल हमने पढ़ा, विल हमने पढ़ा। अब जो आपके नेक्स्ट सेशंस होंगे उस नेक्स्ट सेशंस में हम लोग शुड, वुड, इन सारे मॉडल वर्ब्स को देखेंगे। शुड, वुड, यूज्ड टू, जो भी बचे हुए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। आई होप आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, आई होप आप नोट्स बनाते जा रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो फिर बहुत कम चांसेस हो जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन सही होने के, क्योंकि एक ही ब्लैंक के स्थान पर काफ़ी सारे मॉडल वर्ब्स प्रयोग हो सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, खुद के रूल्स बनने चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए कि कब किसका प्रयोग हमको करना ही है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।